स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आपको याद होगा कुछ देर पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हाउस में एक प्रपोजल आया था जिसमें यह कहा गया था कि आने वाले वक्त में जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी वही कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ सकेगा, काउंसलर का चुनाव लड़ सकेगा। बहुत बढ़िया प्रपोजल था। कारण ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा, जो एजुकेशन जिसके पास होगी, वो समझ सकेगा, उसके पास सोच होगी कि लोगों को चाहिए क्या, जीने के लिए क्या क्या चाहिए, वो इन चीजों को समझ सकेगा। अनपढ़ आदमी नहीं समझ पाएगा, अनपढ़ आदमी इस चीज को नहीं समझ पाएगा। और ये इंप्लीमेंट होना चाहिए सियासतदानों पे भी। जिन लोगों ने देश को चलाना है, स्टेट को चलाना है, यूटी को चलाना है, अगर वही निकम्मे होंगे, अगर उनके पास दिमाग ही नहीं होगा। ये तो आप समझते हो ना कि एजुकेशन से आदमी इंसान बनता है, उसका दिमाग आता है, सोचने समझने की शक्ति आती है। तो आपने ये बार ही नहीं रखा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इस वक्त जितने भी जम्मू कश्मीर, यूटी के, स्टेट के, देश के जितने भी नागरिक हैं, उन सब का दारोमदार आप लोगों पे डिपेंड होता है, आप लोगों की सोच पे डिपेंड होता है। आज मुद्दा क्या है वो सुन लीजिए। कैप्शन में आपने देख लिया होगा। ये कौन लोग हैं जो ऐसा फैसला करते हैं? क्या जेकेपीसीसी को भी अब बेचना है? इसके साथ जो एम्प्लॉय जुड़े हैं उनको, बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? जो अभी के लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो मैं बता दूं। पहले मैं आपको जेकेपीसीसी के बारे में बताऊं। जे&के प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये क्या है पहले ये सुन लीजिए। ये जो कॉर्पोरेशन है इसमें 1800 से ज्यादा लोग काम करते हैं। 1100 जो हैं, 1100 के लगभग जो है वो कैजुअल लेबरर है, नीड बेस पे हैं। और 700 लोग परमानेंट एम्प्लॉय हैं। पिछले 4 से 5 महीने से इन लोगों को सैलरी ही नहीं दी गई, सैलरी नहीं दी गई। और पिछले 25 साल से ये जो डेली वेजर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, पिछले 25 साल से जेकेपीसीसी के साथ जुड़े हुए हैं। अब जेकेपीसीसी क्या काम करती है ये आप बताना बहुत जरूरी है। यूटी में, अब मैं यूटी कहूंगा, पहले स्टेट हुआ करती थी। स्टेट में जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, हॉस्पिटल, ब्रिजेस, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, कोई भी डेवलपमेंट का काम, वो जेकेपीसीसी के थ्रू ही निकलता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं 90% से ज्यादा जेकेपीसीसी ने बनाए हैं। शायद 1965 में ये वजूद में आए थे और 2018 तक सब कुछ ठीक था। कुछ इनके काम में आपको बता दूं, गिने चुने काम। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर जेकेपीसीसी की देन है। हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जम्मू जेकेपीसीसी की देन है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने भी हैं, ऑलमोस्ट लगभग सभी जेकेपीसीसी की देन है। डिग्री कॉलेज जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में, जेकेपीसीसी की देन है। जीसीटी कॉलेज जम्मू, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट का, इन्हीं की देन है। जे&के में 70 से 80% जितने भी ब्रिज बने हुए हैं वो इनकी देन है। और इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, 2013 और 2014 के कैबिनेट में एक फैसला हुआ था, एक ऑर्डर पास हुआ था कि 7 करोड़ से ज्यादा जो प्रोजेक्ट होगा वो इन रूट होगा जेकेपीसीसी से। ये लोग बीच में रहेंगे उसमें। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 200 करोड़ से ज्यादा की मशीनरी भी बनाई। 200 करोड़ से ज्यादा की, जो मशीनरी आज बेकार पड़ी है। अब बाहर से काम तो आ रहा है, सेंटर से काम आ रहा है यूटी में, लेकिन इन लोगों को बाईपास किया जा रहा है। वो सीधा काम दिया जा रहा है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को। ये 1800 लोग जो हैं, 700 जो परमानेंट हैं, 1100 के लगभग जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उनकी हालत खराब है। 4 महीने से इनको सैलरी ही नहीं दी गई। अगर ये काम, और आप एक बात याद रखिए, इसलिए मैंने कहा कि अब सियासतदान का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। या तो आप कह दो 2013-2014 में जो कैबिनेट ऑर्डर हुआ था, 7 करोड़ से ज्यादा जो भी प्रोजेक्ट होगा वो जेकेपीसीसी के थ्रू ही होगा, 7 करोड़ से ज्यादा। तो आप ये कह दो कि 2013-2014 के लोग, जो कैबिनेट में लोग थे, वो सब बेवकूफ थे, वो अनएजुकेटेड थे,
उनको समझ ही नहीं थी जनाब ये क्या कर दिया उन्होंने। हालांकि इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लेकिन नहीं मानते भाई, क्या करोगे, नहीं मानते हम लोग। ये कहानी है जनाब सारी। अभी इसको जो हेड कर रहे हैं जेकेपीसीसी को आर.के. शर्मा साहब हैं, केएस ऑफिसर हैं, और इन लोगों की ये भी कहना है कि पहले इसको चीफ इंजीनियर हेड किया करते थे। वो हम लोगों के लिए लड़ते थे, सेंटर से लड़ते थे, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ते थे, काम लाते थे और उनको याद करवाते थे कि जनाब 7 करोड़ से जो भी ज्यादा प्रोजेक्ट होगा वो हमारे थ्रू निकलेगा। जो 200 करोड़ की मशीनरी आपने खरीदी है, जो जनता के खून पसीने की टैक्स के पैसे से 200 करोड़ की मशीनरी ली है, वो यूटिलाइज होती है इसमें। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 50, 60, 70% से ज्यादा काम यूटी बनने के बाद वो डायरेक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है। इन लोगों ने जब अपना रोना मेरे सामने रोया आज, अभी इन्होंने कहा 90s में जब मिलिटेंसी पीक पे थी, ये सब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भाग गए थे जम्मू कश्मीर को छोड़कर। हम लोग नहीं भागे, हम यही थे। ये 4th ब्रिज हमने बनाया, गुज्जर नगर ब्रिज हमने बनाया, हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, जीएमसी जम्मू का हमने बनाया, 90% डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने बनाए। लेकिन आज हमारे साथ ये सुतेला व्यवहार क्यों? 10 दिन से ज्यादा हो गए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, जवाब चाहिए आपसे। अप्रैल के बाद एक ऑर्डर आया था कि जितने भी नीड बेस हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, सबकी सैलरी 6,750 से बढ़ाकर 9,000 कर दी है। शायद पर डे 75% का आपने इंक्रीज दिया, 75 रुपीज का इंक्रीज दिया था पर डे। इन डेली वेजरों को क्यों नहीं? ये आज भी 6,750 ही ले रहे हैं। ये पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो ऑर्डर इन पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं? कारण सिर्फ एक, वो चीफ इंजीनियर लड़ने वाला रहा नहीं। अब ये इसको हेड कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। वो बड़ी आसान भाषा में कहती है जो करना है करो, प्रोटेस्ट करने हैं करो, हमें तो आदत है इसकी। अब एक और हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? आपके पास कोई जवाब है कि 4 महीने से इनको सैलरी क्यों नहीं? क्या इस बात पर यकीन है आपको कि एक आदमी को 1 महीने तक भूखा रखा जाए और 30 दिन के बाद उसको 60 रोटियां खिला दी जाएं एक ही बार में, वो जिंदा रहेगा? यह समझ आपको नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फैसला किया है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो जरूरी है कि मंद बुद्धि देश ना चलाएं, अनपढ़ देश ना चलाएं, क्योंकि उनके साथ लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य जुड़ा होता है, उनका परिवार जुड़ा है, उनके बच्चे जुड़े हैं। जिस नीड बेस पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल है 6,750 रुपए ले रहा है, बदकिस्मती से 9,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन 6,750 आप दे रहे हो, पिछले 4 महीने से नहीं दिए, उसका चूल्हा कैसे जल रहा होगा? आप कहते हो प्रोटेस्ट मत करो, घर में भूखे मर जाओ, प्रोटेस्ट मत करो, अगर करना भी है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 साल से ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता। आर.के. शर्मा साहब, आप तो शावन आर.के. शावन साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो इस कैटेगरी में नहीं आते हो, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा हिस्सा हो। आपको यह बात समझ क्यों नहीं आ रही? आपको यह बात समझ आनी चाहिए, इन लोगों का दर्द समझ आना चाहिए। किसी सियासतदान ने कहा था, बड़े महान सियासतदान ने, जिसको देश को आजाद करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, उसने कहा था कि अगर एक भी आंख में आंसू है, तो उसका जिम्मेदार उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त की सरकार है। लेकिन जेकेपीसीसी के लोग पिछले 10 दिन से लगातार सड़क पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती, कोई मिलने भी नहीं आया इनसे। मैनेजमेंट हैव ए हार्ट, आपके पास दिल है? वेक अप, आपको नींद से जगा रहे हैं। रिलीज आवर सैलरीज, हमारे बच्चों का खाना दो, हमारे बच्चों की शिक्षा दो। इसको अगर अदर वर्ड्स में कहा जाए तो यही कहा जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? हम तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भाजी? अमरजीत सिंह मेरा नाम है जनाब। आप कब से प्रोटेस्ट कर रहे हो? हम पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारण है हमारी कि 4 महीने की सैलरी पेंडिंग है। 4 महीने पैसे मिलते हैं आपको?
सैलरी जो है, जो डेली वेजर हैं उनको पर डे हिसाब से 225 रुपये मिलता है। कितना बनता है महीने का? वो महीने का 6,750 रुपये बनता है सर। कितना ऑर्डर हो गया कि वो मिलना चाहिए? वो ऑर्डर हुआ है, गवर्नमेंट ने अप्रैल में ऑर्डर निकाला था कि इनको 75 रुपये 75 पर डे 9,000। आप इम्प्लीमेंट हुआ? बदकिस्मती है हमारी, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। क्यों पूछा किसी से आपने? हमने जब देखिए इससे पहले भी ऑर्डर्स हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मगर जो ही वो ऑर्डर आते थे दूसरे दिन हम पे इम्प्लीमेंट हो जाता था। हम दूसरे दिन पर मंथ की जो सैलरी आती थी नेक्स्ट मंथ की हमें उसी रेट से मिलती थी, नए रेट से। मगर बदकिस्मती है हमारे लिए कि अप्रैल से लेकर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं, उसको होल्ड में रख दिया गया उस ऑर्डर को। बाकी को मिल रही है जो बाकी डिपार्टमेंट को जो है सबको मिल रही है। पहला ये नोट कर लीजिए, पढ़े लिखे लोग जो यूटी को चला रहे हैं, इनको 6,750 क्यों मिल रही है जबकि 9,000 पे आपने ऑर्डर कर दिया है? ये सोचिएगा। अब दूसरी बात करते हैं, जेकेपीसीसी के पास कितनी मशीनरी है जो बेकार पड़ी है? जेकेपीसीसी के पास ये जम्मू एंड श्रीनगर की बात करते हैं, तकरीबन 300-400 करोड़ की मशीनें जो बेकार पड़ी हुई है। बेकार क्यों पड़ी है? वो इसका यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। यूटिलाइज इसलिए नहीं हो रहा है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट चलता था उस पे हमारा एक विंग है जम्मू में भी और श्रीनगर में, मैकेनिकल विंग है, उस पे ये मशीनरी, इतनी मशीनरी, करोड़ों की मशीनरी लाई है, मगर मुझे समझ नहीं आता कि उसका यूटिलाइज जेकेपीसीसी खुद क्यों नहीं करता। जंग खा रहा है उसको अभी। जंग ज्यादा हो गई है। आप देखिए करोड़ों की मशीनरी आप जम्मू में भी देखिए और श्रीनगर में भी देखिए। आपको काम क्यों नहीं मिल रहा जेकेपीसीसी से? क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास प्रोजेक्ट? देखिए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, प्रोजेक्ट्स आ रहे, मगर जेकेपीसीसी को थोड़ा बाईपास किया जा रहा है। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा कि इससे मैं आपको वाजिया कर देना चाहता हूं, 1965 से जेकेपीसी बनी है, तब से लेकर हमारे पास चीफ इंजीनियर लाइन के आदमी आते थे, चीफ इंजीनियर्स आते थे, हेड करते थे एज मैनेजिंग डायरेक्टर। इस वक्त भी हमारे पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो भी चीफ इंजीनियर। बट इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर, इससे पहले 4-5 साल से हमें आईएएस और केएस अफसर्स आ गए, उनकी वजह से थोड़ा हमारा काम सफर हो रहा है। आईएएस और केएस का मतलब समझे एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन लाइन के आगे। क्योंकि चीफ इंजीनियर जो था वो इंजीनियर लाइन का होता था, उसको समझ होती थी प्रोजेक्ट्स के बारे में, ब्रिजेस के बारे में, और वो इंजीनियर्स के पास जाता था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बाकी कमिश्नरों के पास जाता था कि सर मुझे काम, गवर्नमेंट के पास जाता था कि सेक्रेटरियों के पास मुझे काम। अब देखिए आप खुद भी जानते हैं आईएएस और केएस ऑफिसर क्यों नहीं जाते? आईएएस और केएस अफसर, हम खुद हैरान है कि ये देखिए अगर कोई हेड है उसको तो बच्चों को पालना है ना, ये जाते नहीं। क्योंकि मैं जहां तक मेरी नॉलेज है, या तो ये कहते हैं कि मांगना नहीं चाहते, ईगो क्लैश हो जाएगा। आईएएस के पास मैं नहीं जाना चाहता हूं, या तो वो अपनी रेपुटेशन को देख रहे हैं, या वो ऐसा कोई देख रहे हैं कि कल को जी मुझे भी उधर जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई ऐसा प्रॉब्लम। क्योंकि ये उस चीज को मान के चल रहे हैं, फिर उस चीज को ये मान के चल रहे हैं, चाहे जेकेपीसी का जो हो सो हो। ऐसे तो जेकेपीसी खत्म हो जाएगी। खत्म हो गई है। इन्हीं वजह से हमारे। आपने क्या क्या बनाया प्रोजेक्ट जम्मू में? जम्मू कश्मीर की बात की जाए, मेन जो है अनगिनत प्रोजेक्ट्स। हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, डिग्री मेडिकल कॉलेज हमारे हैं बड़े। मैं जब भी आप जम्मू में जाएंगे या श्रीनगर में, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं आपको ये नजर आ रही है ना, ये सिर्फ जेकेपीसी की देन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फोर्थ ब्रिज हमारा है, गुजरनगर ब्रिज आपका है, जेकेपीसीसी का है, ब्रिज आपका है, जेकेपीसीसी हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स आपका है, जेकेपीसीसी 90% 70 to 80% ब्रिजेस जम्मू कश्मीर में आपके हैं। श्रीनगर में आपको बात बता दूंगा, सबसे पहला फ्लाईओवर श्रीनगर में आया था। बड़ी जोश और खरोश थी लोगों में कि हमारा पहला फ्लाईओवर आ गया। मैं ये बात आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उस वक्त मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सही साहब थे, चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा 13 जुलाई 2002 को उसने उस सेक्रेटरी से लेकर बादशाह तक बना, कहा कि ये मुझे 1 साल में चाहिए, एक फ्लाईओवर 1 साल में बनना। कहा आज मैंने इसकी फाउंडेशन रखी, मुझे नेक्स्ट ईयर 2003 में इसकी इनॉर्गेशन करनी। दिया आपने 1 साल सर, 1 दिन और एक दिन हमने ना कम और ज्यादा 1 साल में। 13 जुलाई को उसने फाउंडेशन रखी, 13 जुलाई को उसने इनॉर्गेशन किया। हमने वो दिन रात मेहनत करके हमने वो प्रोजेक्ट दिया। हमने उसका 1 मिनट असेंबली
बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब के वक्त में वो असेंबली को फाउंडेशन रखी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, वो असेंबली आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं कंप्लीट करके दी। वो असेंबली जहां आज बड़े बड़े ईवान ये मिनिस्टर साहिबान बैठते हैं, वो खाली गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, वो सिर्फ और सिर्फ JKPCC ने कंप्लीट करके दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचती है? वो ये सोचती है कि JKPCC के जो लोग हैं वो इस काबिल नहीं है, या फिर कोई और बीच में कहानी है जो हमें समझ नहीं आ रही, हमें दिख नहीं रहा आपको बाईपास क्यों किया जा रहा है? ये हमारी भी समझ से देखिए सर, 1905 हमने इतने काम किए, हमारे पास इतने काबिल इंजीनियर्स हैं, हमारे अपने वर्कर्स हैं, ये देखिए अपने वर्कर्स, हमारे पास मैकेनिकल में इतने। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वो सब बेकार हो गए जी। जो मशीनरी को ऑपरेट करते थे ऑपरेटर, वो सब बेकार हो गए। 300 से 400 करोड़ की मशीनरी है, वो जंग खा रहा है उसको, और उसको ऑपरेटर जो है बेले बैठे हुए हैं। अब सवाल मेरा ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डायरेक्ट जा रही है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास। क्या लगता है कि आप उनको ज्यादा खुश नहीं करते थे, कोई खुश कर रहा है उनको ज्यादा? इस हिसाब से तो वही लग रहा है कि हमसे खुशी नहीं है कि उनको ये हमको JKPCC को बाईपास करके दूसरी चीजें वो दे रही समझना चाहते हैं क्यों, कारण वो हम देखिए ना, उसमें JKPCC वो समझ आती है आपको? बिल्कुल हाँ, 110% हमें समझ आ रही है। कुछ अपना फायदा है फिर? बिल्कुल, इसमें तो बेनिफिट्स हैं इन लोगों को। अगर बेनिफिट्स हैं, हमारे FDR तोड़ दिए गए हैं, FDR को खत्म कर दिया गया जो हमारा बुनियादी हक है हमारे बच्चों का। अब आपके लोग क्या बोलते हैं कि महीने के बाद आपको इकट्ठी 30-40 खाना रोटी दे देंगे, एक साथ ही खा लेना, वो पॉसिबल है? ये बताओ, बोलते क्या अब आपसे 4 महीने सैलरी नहीं दी, उसका जस्टिफिकेशन क्या देते हैं? सबसे बड़ी बात किस्मत यह कि 15 दिन से हम प्रोटेस्ट में बैठे हैं, मैनेजमेंट का फर्दे बशर एक भी आदमी हमारे पास नहीं आया। उनके पास कहने को कुछ होगा नहीं, आया ही नहीं। अगर वो सच्चे मन से हमारे साथ उनको हमदर्दी होती या कुछ होती, वो हमारे पास आते। घर में बैठे AC के कमरों में बैठ के ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाल रहे हैं। कभी आप बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, आज बेकार हो गए। आज बेकार है। इम्पोर्टेंट नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, इम्पोर्टेंट नहीं, टॉप पे J&K में टॉप में JKPCC जम्मू कश्मीर को बनाया है आपने जब। और मैं आपको में मक्खी की तरह निकाल, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब फ्लाईओवर दिया ना, 3 महीने कंटिन्यूसली पेज पे पेपरों पे निकलता JKPCC अप्रिशिएट और सर्टिफिकेट मेडल्स दिए गए। कहां सर आज वो मेडल्स, कहां वो सर्टिफिकेट? वेक अप मैनेजमेंट, इस पोस्टर को भी देखिए और ये जो चेहरा जो बयान कर रहा है इसको भी देखिए। पता नहीं जुबान से क्या बोलेगा, लेकिन इस चेहरे को जरूर देखिए जनाब, ये जरूर डेली वेजर ही होगा। मैंने पूछा नहीं इससे, अभी परमानेंट हो आप मायूस क्यों हो इतने? मायूस, 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है, खाना नहीं है, घर में बच्चे परेशान कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कुछ खाने के लिए, है ही नहीं पैसा, कुछ नहीं है। 4 महीने से हमें मिले ही नहीं, तनख्वाह नहीं मिली, खाली है जेब, आने के लिए किराया नहीं है यहाँ पर, कैसे आएंगे दफ्तर? यहाँ पर वो अटेंडेंस लगती है दूसरी, वो मशीन वाली, वो बोलते हैं आना जरूरी है, पैसे हैं या नहीं है, आना जरूर है, जैसे मर्जी आओ, जैसे मर्जी जाए पैदल आओ। कैसे आए हम? बहुत परेशान हैं। कितना बड़ा कुंबा है आपका? कितने परिवार, कितना है? परिवार तो हमारा चलो छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सारा मिला के देखना पड़े तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। शुक्रिया। आपका नाम क्या है बाजी? अंकुश कुमार। आप भी परमानेंट हो? जी सर। परमानेंट। दिक्कत हो रही है सर? इतनी दिक्कत है, कल मेरी बच्ची को लग गई, उसको स्टिचेस आने हैं, मैं उसको डॉक्टर के पास नहीं ले गया, पैसे नहीं हमारे पास, कहाँ से जाएं, कहाँ लेके जाए हम? घर में ही उसको लगाया हमने तेल और हल्दी। ये चोर लोग हमारी सुनते ही नहीं है। इतनी हमारी सेविंग थी, इन्होंने सब बेच के खा दी। कहाँ गई हमारे कितने साल से हमारी सेविंग FDR बनी थी? इन लोगों ने आके 2 लोग, ये राजा और वजीर, हैं, पूरी पेमेंटें कर दी इन्होंने, ठेकेदारों से पेमेंट ले ली। एक ही कोठी बन रही है वहां पर, हैं, सिद्रा में, हमारे पैसों से बना रहा है। मैं तो करता हूँ, अगर हमारे पैसे से उसने कोठी बनाई है, इसके बच्चों के ऊपर वो कोठी गिरेगी। अगर इसने हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब किया है तो इसके बच्चों के ऊपर वो कोठी जो इसने हमारे पैसे से बनाई है, 2 नंबर के पैसे से। कहाँ से? अगर हमारे पास 4 महीने से सैलरी नहीं है, ये भी हमारे यहाँ से सैलरी लेता है, इसका काम कैसे चल रहा है सर? अगर हमें 4 महीने की सैलरी नहीं है, हम तो खाना नहीं, आटा नहीं डाल रहे हैं घर में, ये कहाँ से अपना काम चला रहा है? ये दर्द को समझिए, इस दर्द को समझिए। ये जो लानत डाल रहा है आप लोगों पर, बद्दुआ दे रहा है, जो सीधी दिल से आ रही है और असर करेगी। गरीब की बद्दुआ कब्र तक पीछा करती है, कब्र तक पीछा करती है।
आपके हाथ में भी यही है कि मैनेजमेंट के पास दिल है या नहीं। क्या नाम है आपका? कंचन मल्होत्रा। मुश्किल तो हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है जी, 4 महीने हो गए हैं। देखो हमारा हौसला बेचारे डेली वेज जो 7,000 ले रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं 4 महीने से। बच्चे हैं, माँ बाप इनके घर बीमार पड़े हैं, दवाई के लिए पैसा नहीं है। इतना चिल्ला रहे हैं इधर, कोई हमारी मैनेजमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। डेली वेजर कौन है यहाँ पे? ये बीच में सारे डेली वेज। आप डेली वेजर हो? बिल्कुल बिल्कुल क्या सर। नाम है बाजी आपका? मुकेश शर्मा जी, मुकेश कुमार शर्मा। क्या घर वाले क्या बोलते हैं? क्या बोलना सर, उम्मीद की नजर से देखते हैं? उम्मीद की नजर से क्या देखना। आप जैसे घर में जाते हैं तो आपको पता ही है। आपने जैसे ये देखो, मेरे हमारे परमानेंट जो बेचारे एम्प्लॉय थे 4 उनकी हालत खराब है तो डेली वेजर की क्या हालत होगी? हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हाँ। ये बहुत जेकेपीसी जैसे भी, अब मैं ज्यादा आपका टाइम आपके माध्यम से यही कहूंगा, जैसे सिंस 1965 से जो काम कर रही थी तो अब तक 2018 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2 सालों में जो सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया? क्या इन एम्प्लॉयज ने बर्बाद किया है? शुक्रिया साहब। एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में एक ज़माना लग जाता है। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और जब वो कंपनी फ्लॉप हो जाती है तो कसूर होता है उसके मालिक का, उसकी मैनेजमेंट का। नहीं कर पाए आप, इसमें गलती आप लोगों की है। 1965 में वजूद में आई जेकेपीसीसी के लोग आज आपके सामने खड़े हैं, भूखे हैं, गुहार लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को बनाने में, जम्मू कश्मीर जो आप कहते हो कि हिंदुस्तान का ताज है, इसको बनाने में बड़ा रोल निभाया। आज खस्ता हालत में है, जिम्मेदार आप लोग हो। काम उतना ही आ रहा है सेंटर से, लेकिन जेकेपीसीसी के पास नहीं आ रहा। आप ही का विंग है, आप ही के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो डेली वेजर हैं उनको आज भी 6,750 रुपए ही मिल रहे हैं, हालांकि 9,000 मिलने चाहिए थे। हिंदुस्तान में ही रहते हैं ना जनाब, ये हिंदुस्तानी ही हैं। जो ऑर्डर आपका आया था इन पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये है। पता नहीं कितनी देर तक इनको ऐसे खड़े रहना पड़ेगा, कितनी देर तक ऐसे आंख में आंसू रहेंगे, बद्दुआएं आपको मिलती रहेंगी, वो पता नहीं। लेकिन आरके साहब, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पत्थर दिल क्यों है, आपको समझ क्यों नहीं आती इन चीजों की। 4 महीने से जिसको आप पैसे नहीं दोगे, विकल्प क्या है? आप सोचते क्या हो उसके बारे में? आपकी थिंकिंग क्या है? यह समझ से परे है। और जाहिर सी बात है, जो 2013-2014 में 7 करोड़ से स्टेट में जो भी इससे बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, जेकेपीसीसी के द्वारा ही वो रूट रहेगा, जेकेपीसीसी रूट रहेगा। आपने उसको बाईपास कैसे कर दिया 2018-19 के बाद, यूटी बनने के बाद? क्या 2013-14 में जो कैबिनेट में ऑर्डर था, जिन लोगों ने वो ऑर्डर लिया था वो नाकाबिल थे? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।